प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। 12वीं कक्षा की हिंदी की पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस इकाई में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस इकाई में हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनसे संबंधित कुछ बातें इसमें कही गई हैं। इस इकाई में 3 पाठ हैं। पहला है मातृभूमि कविता, दूसरा है पत्र, तीसरा है एक भाषण। तो बच्चों, हम इस इकाई की पहली कविता मातृभूमि को आज यहाँ देखेंगे। प्यारे बच्चों, मातृभूमि कविता में जाने से पहले मैं कुछ बातें कवि और उस युग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आपने किताब में पढ़ा होगा कि द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी। तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि द्विवेदी युग माने क्या है। तो बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बताना चाहती हूँ इन युगों के बारे में। तो हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के दूसरे कालखंड को हम द्विवेदी युग कहते हैं। तो आधुनिक काल को भी 5 भागों में बांटा गया है। उसका आधुनिक काल का पहला काल है भारतेंदु काल, दूसरा काल है द्विवेदी काल और तीसरा छायावाद, फिर प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, नई कविता। ऐसे आज तक 1850 से आज तक का जो दौर है उसे हम आधुनिक काल में रखते हैं। तो हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग का नामकरण वह उस काल के एक प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका संपादन किया और उसके द्वारा उन्होंने खड़ी बोली हिंदी कविताओं को उसमें प्रकाशित किया। तो द्विवेदी युग से पहले तक के युग में कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। द्विवेदी युग में ही कविताएं भी खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी। ये इस युग की एक विशेषता है। और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहें तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में एक हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा जैसे अन्य पंचवटी जैसी खंड काव्यों के रचयिता हैं। उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और वो राष्ट्र कवि का पद भी उन्हें प्राप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की ये विशेषता है कि उन्होंने उस समय के जितने भी हमारे पुराणों में शोषित और उपेक्षित कथा पात्र हैं, उनको लेकर उन्होंने क्या किया है, काव्य रचनाएं की। तो आगे आप मातृभूमि कविता का आस्वादन कीजिए और सुनिए पहले, उसके बाद में उसकी कविता का वर्णन करूंगी। सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वृंदी जन खग वृंद शेष भण सिंहासन है। करते अभिषेक अयोध है। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू
ब्रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम ढेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि, तुझको निरमग्न क्यों न हो मोद में। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी। तो बच्चों, आप लोगों ने कविता सुनी। अब मैं इसकी पहली 6 पंक्तियों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहली पंक्ति है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। तो इन 2 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि भूमि ने जो है नीले अंबर का वस्त्र पहना हुआ है, परिधान माने वस्त्र, हरित तट पर सुंदर है, और इस भूमि के हरियाली से भरे हुए तट बहुत ही सुंदर हैं। तो क्या कहा है, कवि कहते हैं कि मातृभूमि ने नीले अंबर रूपी वस्त्र पहना हुआ है। तो यहाँ पर वस्त्र क्या है, भूमि का वस्त्र क्या है, नीला अंबर है, और इसके हरित तटों से ये भूमि बहुत ही सुंदर दिख रही है। और सूर्य चंद्र युग मुकुट, और इसके मुकुट क्या है, वस्त्र तो इसने पहन लिया है, नीले अंबर का वस्त्र पहना है, और ये हरियाली भरे तटों से ये बहुत ही सुंदर लग रही है। लेकिन इसके मुकुट के रूप में, मातृभूमि के मुकुट के रूप में सूर्य और चंद्र सुशोभित हो रहे हैं। सुबह सूर्य उगता है और शाम को चंद्र आता है। तो कवि की कल्पना ये है कि ये सूर्य और चंद्र इस मातृभूमि के, इस भूमि के सर पर रखने वाले मुकुट के समान है। मेखला रत्नाकर है। अगली पंक्ति में, अगले इसमें कहा गया है, जितने भी समुद्रों से घिरी हुई ये पृथ्वी की जो मेखला है, पूरी समुद्रों से घिरी हुई है तीनों ओर से ये पृथ्वी, और ये भूमि इस भारत भूमि की करधनी के समान है। करधनी के समान ये समुद्र है। करधनी का अर्थ है कि अरण्याणम, मलयालम में अरण्याणम कहते हैं, उसके समान है। मेखला रत्नाकर है। तो ये मातृभूमि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भूमि का वस्त्र क्या है, नीला अंबर है, और ये हरियाली भरे तट बहुत ही सुंदर है। ये सूर्य और चंद्र इसके मुकुट के समान है, और समुद्र इसकी करधनी के समान है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, और इस भूमि पर बहने वाली नदियां जो है वो क्या कर रही है, प्रेम का संदेश देते हुए बह रही है। और इसमें जितने भी फूल, और आकाश में सुबह के समय इसके आभूषण फूल हैं, और रात के समय इसके आभूषण तारे हैं। तो फूल तारे मंडन है, मंडन माने आभूषण है। पृथ्वी के आभूषण क्या है, फूल। सुबह के समय, पूरे समय क्या है, सुबह के समय फूल इसके आभूषण है, और रात के समय आकाश में चमकने वाले तारे जो हैं इसके आभूषण हैं। नदियां क्या कर रही हैं, प्रेम का संदेश देते हुए बह रही हैं। बंदी जन खग वृंद शेष वन सिंहासन है। इसके यहाँ पर कवि कहते हैं कि बंदी जन होते हुए भी
इस पृथ्वी के, वो इस मातृभूमि के, इस भारत भूमि के जितने भी जन हैं वो बंदी हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा गाने वाले, अच्छे संगीत गाने वाले यहाँ के खग वृंद हैं। खग वृंद माने पक्षीगण। जितने भी पक्षीगण हैं वो इस मातृभूमि के लिए क्या कर रहे हैं, सुबह का संगीत गा रहे हैं, उसकी प्रशंसा में गान गा रहे हैं। यहाँ के जन बंदी हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, ये लोग उसकी वंदना कर रहे हैं। कौन लोग? पक्षीगण। शेष फन सिंहासन है। एक शेष फन माने क्या है? हिंदू इसके अनुसार एक मिथक है कि शेष फन के ऊपर, शेष नाग के ऊपर ये भूमि स्थित है। तो कवि कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर स्थित होने वाली भूमि का वस्त्र क्या है? नीला अंबर है। और इसकी शोभा क्या है? हरियाली ही इसकी शोभा है। इसके सूर्य और चंद्र इसके मुकुट के समान है। और इसकी करधनी पूरा समुद्र है। इसके तीनों ओर बहने वाले समुद्र इसकी करधनी के समान है। नदियां, जितनी भी नदियां इस भारत भूमि में बह रही हैं, सब प्रेम का संदेश दे रही हैं। और फूल और तारे सुबह के समय, फूल दिन के समय फूल इसके आभूषण बन जाते हैं, और रात के समय तारे इसके आभूषण बन जाते हैं। इस भारत भूमि में जितने भी बंदी जन हैं, पूरी भूमि किसके अधीन है? ब्रिटिश सरकार के अधीन है। इस पूरी जनता बंदी होने के बाद भी यहाँ के जितने भी पक्षीगण हैं वह सुबह सुबह इसकी वंदना करते हुए इनको जगाते हैं। और ये पूरी भूमि क्या है? शेष फन के सिंहासन पर बैठी हुई है। शेष नाग के सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है। करते अभिषेक परियोद है बलिहारी इस वेश की। करते अभिषेक परियोद है। इस सिंहासन पर बैठने वाली, शेष नाग के सिंहासन पर बैठने वाली इस भूमि के ऊपर वर्षा कौन कर रहे हैं? अभिषेक, जल का अभिषेक यहाँ के मेघ कर रहे हैं। मेघ इसके ऊपर से वर्षा कर रहे हैं और इसके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं इस भूमि के ऊपर। बलिहारी इस वेश की। कवि कहते हैं कि ऐसे वेशभूषा में आई हुई इस भूमि को देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। मैं अपना जीवन तक इस भूमि को देने के लिए तैयार हूँ। हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तुम सत्य में ही क्या हो? सगुण मूर्ति सर्वेश की हो। तुम सही अर्थों में ईश्वर को खोजते हुए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम सगुण मूर्ति सर्वेश की। सगुण माने सभी गुणों से संपन्न, मूर्ति माने मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति हो। सर्वेश माना ईश्वर। तुम सच्चे अर्थों में तुम क्या हो? तुम ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इस भूमि की पूजा करने से ही हमें किसकी मिल जाएगी? हमें सर्वेश की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, कवि इस कविता के पहले 6 पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि नीले अंबर का वस्त्र पहने हुए भूमि और अपने हरियाली भरे तटों से बहुत ही सुंदर लग रही है। सूर्य और चंद्र इसके मुकुट के समान है। इसकी करधनी समुद्र है। इसमें जितनी भी नदियां बह रही हैं वो प्रेम का संदेश दे रही हैं। फूल और तारे इसके आभूषण के समान हैं। दिन के समय फूल और रात में चमकने वाले तारे इसके आभूषण हैं। इस मातृभूमि के सभी जन बंदी हैं, फिर भी उनकी वंदना, उनका गुणगान करने वाले यहाँ के पक्षीगण हैं। शेष नाग के सिंहासन के ऊपर ये भूमि विराजमान है। इसके ऊपर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान इस भूमि पर मेघ अपने पानी से अभिषेक कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि इस रूप में देखने वाली भूमि को देखकर
मैं अपने आप को ही समर्पित कर देना चाहता हूँ, इस भूमि में अपने आप को ही दे देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, तू सत्य में ही ईश्वर का पूर्ण रूप है। ईश्वर को ढूंढते हुए मुझे कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। तू ईश्वर का एक सच्चा रूप है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मातृभूमि की पहली 6 पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। अगली 6 पंक्तियाँ मैं अगले क्लास में लूंगी। तो धन्यवाद। आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें।